नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास किसकी मौत आई। चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। बाप चाहे कैसा भी क्यों ना हो, भले ही वो अपनी लाडली इकलौती बेटी को कितना ही क्यों ना चाहता हो, दुनिया भर की खुशियां उसे क्यों ना देना चाहता हो, पर सारी स्वतंत्रता देने के बावजूद भी वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि शादी से पहले उसकी लड़की किसी मर्द की बाहों में पड़ी रहे। ऐसा सुनना ही क्रोध का कारण बन सकता है। एक बार ये क्रोध ठंडा तो पड़ सकता है, लेकिन जब कोई बाप आंखों से अपनी बेटी को इस हालत में देख ले तो शांत स्वभाव का व्यक्ति भी हिंसक पशु जैसा क्रोधित होता है। पहले ये नहीं सोचा तो तब जब लिली के फादर सामने आ गए। क्रोध से वो कांप रहे थे और मैंने जल्दी जल्दी अपने वस्त्र पहन लिए थे। उन्होंने टॉर्च का प्रकाश हमारे ऊपर डालकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। अब कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता था। शायद वो लिली को खोजते हुए यहाँ तक आए थे। वर्षा थी, लिली को अंदर नहीं पाया होगा। किसी ने बताया होगा कि वो इस तरफ गई है। आखिर ये हमने कैसे सोच लिया कि हमें कोई देख नहीं रहा है? हम इतने बेखबर क्यों हो गए थे? बिजली की पहली ही चमक में डीन को मैंने पहचान लिया था। उन्होंने बरसाती ओढ़ी हुई थी। बाहर निकल आओ, वो एक एक शब्द चबाते हुए बोले। लिली सिमट गई थी। डैडी, वो बुदबुदाई, वस्त्र पहने और धीरे धीरे बाहर निकली। सामना तो करना ही था। शायद वो समझती थी कि इसके डैडी कुछ नहीं कहेंगे। डैडी, आप यहाँ? आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। डीन ने उसके सुनहरे बाल मुट्ठी में कसकर एक तमाचा जड़ दिया। शायद पहली बार उसने अपनी बेटी पर हाथ उठाया था। मैं बवाल नहीं करना चाहता, वो मेरी तरफ घूमकर बोले, वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा देता। फौरन यहां से भाग जा, और दोबारा इधर दिखाई दिया तो तू गहरी मुसीबत में फंस जाएगा। मिस्टर डीन, मैं लिली से विवाह करूंगा। आप इस तरह मुझसे बात मत करो। हमने फैसला कर लिया है। लिली को छोड़कर डीन ने लपक कर मेरा गिरेबान थामा और कसकर एक मुक्का मेरे मुंह पर चढ़ दिया। मेरा समूचा जबड़ा हिल गया। ऐसा लगा जैसे दांत टूट गए हो। मुक्का मारते ही उन्होंने झटके के साथ मुझे धकेला था। मैं गटर से जा टकराया। भाग जा हरामजादे, वो गरजे। मेरी लिली को ठगने वाले, निकल यहां से, वरना तुझे काट कर फेंक दूंगा। पहले अपनी औकात देख, औकात। और वो लिली को घसीटते हुए ले गए। वो लोग अंधेरे में गुम हो गए। वर्षा कम नहीं हुई थी। पास के गटर वाले सो गए थे। वो अंधेरा था। मैंने अपना चपड़ा सहलाया और बारिश में भीगता हुआ आगे बढ़ा। कुछ देर बाद ही मैं सुनसान गार्डन में पहुंचा। अब वहां कोई नहीं था। अंदर का शोर शराबा भी नहीं था। शायद वर्षा के कारण पार्टी समाप्त कर दी गई थी। मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और बाहर की तरफ निकल गया। सड़कें बिल्कुल खाली थी। मुझे बर्फ की तरह हवा काट रही थी। कुछ ही देर में हाथ सुन्न पड़ गए थे। मैं मुश्किल से 300 गज गया हूँगा कि मोटरसाइकिल घर घर आकर शांत हो गई। मैंने दाएं बाएं देखा। मुझे एक बस स्टॉप का शेड नजर आया। मैं उस भारी गाड़ी को खींचता उस तरफ ले गया। शेड के नीचे उसे खड़ा कर दिया। मैं अपने वस्त्र निचोड़ने लगा। अब मुझे बेहद सर्दी लग रही थी। मेरे दांत बज रहे थे और उंगलियां काम नहीं कर रही थी। मैं मोटरसाइकिल पर झुक गया। मुझे तुरंत मालूम हो गया कि इसमें पेट्रोल की एक बूंद भी नहीं है। इतनी रात को मूसलाधार बारिश में मुझे पेट्रोल कहीं से मिलने वाला नहीं था। आगे एक पेट्रोल पंप खुला होने की उम्मीद थी, पर वो वहां से 2 मील दूर था। इतनी दूर बुलेट को घसीटना मेरी शक्ति से बाहर का काम था। मुझे क्या करना चाहिए? क्या गाड़ी यहीं छोड़ देनी चाहिए या आसपास किसी की सुरक्षा में? मैं कोई उपाय खोज ही रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक पड़ा।
ये एक लंबे कद का व्यक्ति था जो रेनकोट पहने था। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने पूछा। इसमें पेट्रोल खत्म हो गया है, मैंने धीमे स्वर में कहा। कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करूंगा। इतना उसने कहकर एक मुक्का मेरे पेट पर चढ़ दिया। मैं इस प्रकार की मदद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। लड़खड़ाता हुआ पीछे हुआ तो किसी ने पीछे से मुझे पकड़ लिया। उसने अपनी भुजाएं मेरी बगल से मोड़कर गर्दन के पीछे कस दी। मेरे दोनों हाथ अकड़ से गए। वो व्यक्ति दोबारा बढ़ा। उसने एक मुक्का और रसीद किया। मैं कमजोर हुआ जा रहा था। फिर भी मुझे पूरे खतरे का आभास हो गया, क्योंकि उन दो के अलावा दो व्यक्ति और भी थे जो हाथों में स्टिक लिए तेज तेज कदमों से सड़क पार कर रहे थे। मैंने अपनी ताकत बटोरी, अपना बैलेंस पीछे वाले पर डाला और इससे पहले कि सामने वाला तीसरा वार करता, मैंने दोनों लातें उसके पेट पर दे मारी। वो लहराया। उसका पांव किसी बारिश में भीगी चिकनी वस्तु पर रपट गया और वो लहरा कर गिर पड़ा। मैंने फौरन बैठक मारी और पीछे वाला एक बार मेरे ऊपर आ गया, पर मैंने बैठक मारते समय दोनों हाथों को सीधे समानांतर सिर के ऊपर खड़ा कर दिया था और इस प्रकार मैंने अपने को उसकी खतरनाक पकड़ से मुक्त कर लिया। लेकिन अब मेरे पास एक पल भी गंवाने का समय नहीं था। स्टिक वाले तेजी के साथ आ गए थे। मैंने अपने ऊपर झोंक में आ गए व्यक्ति को उठाकर पटक दिया और सड़क की तरफ दौड़ पड़ा। तभी मेरे पांव में स्टिक आकर उलझी और मैं धड़ाम से औंधे मुंह सड़क पर आ गिरा। निश्चय ही मेरी नाक और मुंह से खून बहने लगा था। वो चारों एक बार फिर मुझे घेर चुके थे। मेरी पीठ पर हॉकी स्टिक की चोट पड़ी। मैं चीख पड़ा। किसी का बूट मेरे सिर पर पड़ा। मैं जोरों से चिल्लाने लगा। वो मुझे पेशेवर कातिलों की तरह मार रहे थे। मैं उठता, विरोध के लिए हाथ उठाता, फिर गिर पड़ता। मेरा सिर फूट गया था, घुटने छिल गए थे, कोहनियां जख्मी थी, टांगें ऐंठने लगी थी। तभी उस तरफ से एक कार गुजरी। ये कोई मिलिट्री कार थी। वो रुकी तो एक फौजी कूद कर सड़क पर आया और वो चारों एकदम भाग खड़े हुए। वो कोई फौजी ऑफिसर था। उसके हाथ में सर्विस रिवॉल्वर थी। वो अकेला नहीं था, उसके साथ दो व्यक्ति और थे। चारों को भागते ही उन्होंने मुझे उठाया और गाड़ी में डाल दिया। मेरे शरीर से कपड़े उतारकर गर्म ओवरकोट मुझ पर डाला। फिर उनमें से एक ने जेब से बोतल निकाली और ब्रांडी मेरे कंठ में उड़ेल दी। मैं इतना घायल हो चुका था कि बोल नहीं पा रहा था। बड़ी कठिनाई से मैंने उन्हें बताया कि मेरी मोटरसाइकिल उस तरफ खड़ी है, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया है। मैंने अपना पता बता दिया। फौरन वो मेरी बात समझ गए। उनमें से एक गाड़ी से पेट्रोल का टिन निकाल कर मोटरसाइकिल तक पहुंचा और फिर जल्दी से लौट आया। हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, फौजी अफसर ने कहा। तुम्हारी मोटरसाइकिल हमारा आदमी पहुंचा देगा। एक आदमी को छोड़कर वो गाड़ी बढ़ा ले गए। रास्ते में उसने पूछा, वो लोग कौन थे? मुझे पता नहीं, मैंने कराह कर कहा। शायद लुटेरे रहे होंगे, वो खुद ही बोल पड़ा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन लोगों ने मुझे घर पर छोड़ दिया। मेरा नौकर दीनू इस हालत में मुझे देखते ही घबरा गया और फिर मेरी तीमारदारी में जुट गया। बमुश्किल मैंने उन लोगों को धन्यवाद दिया और वो चले गए। चिकित्सा का थोड़ा बहुत सामान घर में पड़ा रहता था। मैंने दीनू को धीरे धीरे समझाया कि उसे क्या क्या करना है। हालांकि सिर की पट्टी फौजी लोग बांध कर गए थे और दीनू को समझा भी गए थे। दीनू ने मेरे दूसरे घावों पर मरहम पट्टी की। घाव पानी से भीग गए थे और इसलिए उनकी जलन से सारा शरीर पीड़ा से भर आया था। मैं किसी करवट भी नहीं लेट पा रहा था। आखिर मैंने दीनू को चले जाने के लिए कहा। दीनू ने रोशनी बुझाई और बाहर चला गया। हीटर की लालिमा मुझ पर पड़ रही थी और मेरा शरीर अब काफी गर्म था, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। रात के 2 बज चुके थे और मेरी आंखें खुली थी। तो क्या जिन लोगों ने मुझे मारा था उन्हें डीन ने भेजा था? निश्चय ही ये लिली के बाप का करिश्मा था, वरना फुल टंकी से पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? वो अपने बंगले में ये सब ड्रामा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा इंतजाम करा दिया था कि अधिक दूर तक ना जा सकूं। बेचारी लिली का न जाने क्या हाल होगा।
और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।